नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे एसएसटी मॉडल पेपर 4। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 3 सॉल्व किए हैं, आज का ये चौथा है। इस मॉडल पेपर में पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर बनाया गया है। वेरी हार्ड लेवल क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके इन 60 में से कितने सही हो रहे हैं। एसएसटी में 60 क्वेश्चन आएंगे और मैंने भी 60 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? स्तंभों पर, मुहरों पर, शिलाओं पर या ताम्रपत्रों पर? तो आंसर क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही चीज़ है। के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो इसका आंसर होगा मुहरों पर। क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा बी, मुहरों पर। अगला प्रश्न है, 1977-78 ईस्वी में ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? कब? 1977-78 ईस्वी के। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है कि आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल था? मगध, गंगा यमुना दोआब, सप्त सैंधव प्रदेश या दक्कन? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल था सप्त सैंधव प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, काम्पिल्य किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी या फिर दक्षिणी कौशल की राजधानी? क्वेश्चन अच्छा है। काम्पिली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पर हो जाएगा काम्पिली थी दक्षिणी पांचाल की राजधानी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, महाप्रदर्शन से आशय है। पहले तो ये देखिए महाप्रदर्शन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गौतम बुद्ध से क्या आशय है? किससे? महाप्रदर्शन से। बुद्ध द्वारा किया गया गृह त्याग, बुद्ध के निधन से, प्रथम उपदेश से या फिर वज्जी नामक व्यक्ति को गौतम बुद्ध दिखाई देना। कितने हजारों गौतम बुद्ध दिखाई देना? तो जो महाप्रदर्शन है वो संबंधित है वज्जी नामक व्यक्ति को हजारों गौतम बुद्ध दिखाई देना, उस चीज़ को कहा गया है महाप्रदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या होगा? मौर्य काल में राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन फिर से देखिए, मौर्य काल में राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण कहते थे, महामात्र कहते थे, साक्षात्कार कहते थे या फिर अमात्य कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उपदा परीक्षण कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी टाइप से आने वाले टाइम में मॉडल पेपर आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था, वह किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, सातवाहन वंश से, लिच्छवी वंश से या कछवाहा वंश से? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था कुमार देवी, तो वह किस वंश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, लिच्छवी वंश से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ये पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से, जूनागढ़ अभिलेख से, बिजोलिया अभिलेख से या फिर भित्री अभिलेख से? तो इस बात का पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था और स्कंदगुप्त के द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक ने मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक लिखा है? आंसर होगा नरसिंह वर्मा,
महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा या फिर महेंद्र वर्मा प्रथम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्त विलास प्रहसन नामक जो नाटक है वो लिखा था महेंद्र वर्मा प्रथम ने। महेंद्र वर्मा प्रथम ने महेंद्र नामक तालाब भी बनवाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिव्यावदान में किस मौर्य शासक को धर्म विवर्धन कहा गया है? अशोक को, कुणाल को, दशरथ को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को? अच्छा प्रश्न है। दिव्यावदान में किस मौर्य शासक को धर्म विवर्धन कहा गया है? तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कुणाल को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के समय पुरंदर की संधि हुई? औरंगजेब के समय, शाहजहाँ के समय, जहांगीर के या फिर बहादुर शाह जफर के समय? उस मुगल शासक का नाम बताना है जिसके समय पुरंदर की संधि हुई थी। तो किसके मध्य हुई थी, किसके समय हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 11 का ए, औरंगजेब के समय हुई थी। ओके, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। डलहौजी द्वारा पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय किया गया। डलहौजी द्वारा पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय कब किया गया, ये बताना है। 13 मार्च 1849, 18 अक्टूबर 1848, 29 मार्च 1849 या फिर 26 दिसंबर 1846? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1849, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी। डलहौजी द्वारा पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय 29 मार्च 1849 को किया गया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है प्रार्थना सभा की स्थापना की राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में अलवार विष्णु के अनुयायी, यानी अलवार किसे कहा जाता था, इस विष्णु के अनुयायियों को कहा जाता था, की संख्या थी। दक्षिण भारत में अलवार की संख्या कितनी थी? 12 थी, 63 थी, 50 थी या 24 थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए। 63 किसकी थी? तो 63 थी नयनार की। नयनार किन्हें कहा जाता था? विष्णु को मानने शिव को मानने वाले या शिव मतावली को नयनार कहा जाता था। तो उनकी संख्या थी 63 और विष्णु के मानने वाले की संख्या यानी अलवारों की संख्या थी 12। तो यहाँ पर अलवार पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 1857 की क्रांति का दक्षिण भारत में नेतृत्व किया। दक्षिण भारत में नेतृत्व किया ये पूछा है इसने। अजीमुल्ला ने, कुंवर सिंह ने, खुशहाल सिंह ने या फिर रंगाजी बापू ने? तो दक्षिण भारत में नेतृत्व किया था रंगाजी बापू ने। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सी नहीं है? संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एकल नागरिकता या फिर दोहरी नागरिकता? विशेषता नहीं है ये पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। रामदेव जी के नाम पर रात्रि जागरण कब किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको पता होगा वो आंसर ज़रूर देगा। रामदेव जी के नाम पर रात्रि जागरण कब किया जाता है? भाद्रपद द्वितीया को, भाद्रपद एकादशी को, भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को या श्रावणी एकादशी को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रामदेव जी के नाम पर जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का सी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दृष्टा माता जिसे दांत माता भी कहते हैं, है ना? दृष्टा माता या दांत माता मंदिर किस जिले से संबंधित है? कोटा से है, जयपुर से है, जोधपुर से या प्रतापगढ़ से है? तो ये संबंधित है कोटा से। ये कोटा के राज परिवार की कुल देवी थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19।
किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? रामानुज संप्रदाय को, निम्बार्क संप्रदाय को, वल्लभ संप्रदाय को या फिर रामानंदी संप्रदाय को? हंस संप्रदाय किस संप्रदाय को कहते हैं ये पूछा है, तो आंसर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल जोड़ी की सेवा कह सकते पूजा की गई है और इसकी जो मुख्य पीठ है वो है सलेमाबाद अजमेर में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है तिलका संबंधित थे, तिलका किससे संबंधित है ये पूछना चाहता है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये किससे संबंधित है देखिए, आदिवासी महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से, भील महिलाओं से या फिर उपर्युक्त सभी से। जो तिलका है वो संबंधित है मुस्लिम महिलाओं से, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, मादी कड़कम किसका आभूषण है? महिलाओं के कान का आभूषण है, पुरुषों के कान का आभूषण है, पुरुष व महिला दोनों के कान का आभूषण है या फिर पुरुषों के सिर का आभूषण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मादी कड़कम किसका आभूषण है? तो आंसर हो जाएगा पुरुषों के कान का आभूषण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पर करेक्ट रहेगा 20। ओके, अगला प्रश्न देखिए 22। इन क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराना, जोधपुर घराना, जयपुर घराना या फिर पटियाला घराना? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है जयपुर घराने से। ये एक सितार वादक की थे। कौन है? सितार वादक थे और इनका संबंध किससे है? जयपुर घराने से है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी, जयपुर घराना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, 72वें संविधान संशोधन के तहत या 58वें संविधान संशोधन के तहत? तो संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी। मौलिक अधिकार पूर्व में पहले थे जब संपत्ति का अधिकार जुड़ा हुआ था तब थे 7, लेकिन अब मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। इसका रीज़न है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 29 में प्रावधान है कि, क्या प्रावधान है ये देखिए, राज्य के समक्ष सभी धर्म बराबर हैं। पहला ऑप्शन है राज्य के समक्ष सभी धर्म बराबर हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। प्रत्येक धर्म के हर सदस्य को अपने धर्म के सिद्धांतों के प्रसार का अधिकार है, या उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान है? तो प्रावधान है अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, बालकों को दिए गए अधिकारों में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर के नहीं होगा, बालकों को, यहाँ पे को होगा। दिए गए अधिकारों में से कौन सा नहीं है? तो आंसर देखिए, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, भागीदारी का अधिकार या फिर मतदान का अधिकार। तो यहाँ पर बालकों को दिए गए अधिकारों में से मतदान का अधिकार नहीं है, बाकी जीने का अधिकार है, विकास का अधिकार है और भागीदारी का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 25 जनवरी को या फिर 25 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? सी। अगला प्रश्न है, जोधपुरा सभ्यता किस नदी व किस जिले में स्थित है? नदी व जिला दोनों पूछा गया है। डील नदी टोंक, साबी नदी जयपुर, कोठारी नदी भीलवाड़ा या सरस्वती नदी हनुमानगढ़? तो जो जोधपुरा सभ्यता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो किस ज़िले में है। यहाँ पर जोधपुरा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जोधपुर में, ये स्थित है जयपुर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया?
नदी हो जाएगी साबी नदी और जिला हो जाएगा जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी, साबी नदी जयपुर। अगला प्रश्न है, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? अच्छा प्रश्न है, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? ये ब नहीं होगा। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, जयपुर के राजा राम सिंह, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह या फिर कोठारिया का रावत जोश सिंह। तो आंसर क्या होगा? विद्रोही सैनिकों को अपने ठहराकर सहायता की थी शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ए। दोस्तों इन्हें सॉल्व ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा व भाग नहीं लिया? क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें किस रियासत ने भाग नहीं लिया, किस प्रजामंडल ने अपना भाग नहीं लिया या उसमें योगदान नहीं दिया? मेवाड़ ने, जयपुर ने, भरतपुर ने या जोधपुर में? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? बी, जयपुर रियासत ने उसमें भाग नहीं लिया था। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 का, राजस्थान की किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी? बोल्शेविक समझौते की, जो बोल्शेविक समझौता हुआ उस फैसले को संज्ञा दी गई है किस आंदोलन को? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेंगू किसान आंदोलन सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? काप मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु, लेटेराइट मिट्टी पंजाब? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि 3 जो युग्म है वो मैच कर रहे हैं और एक युग्म मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, लेटेराइट मिट्टी पंजाब से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो गया? डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच का तटीय क्षेत्र पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच के तटीय क्षेत्र की तुलना में संकीर्ण है। संकीर्ण यानी कि सीमित है, सिकुड़ा हुआ है। सिंधु नदी मानसरोवर की करीब तिब्बत से निकलती है और अंत में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये पूछा है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है, सिंधु नदी मानसरोवर की करीब तिब्बत से निकलती है और अंत में कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का बी, केवल बी यहाँ पर सही है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? पंजाब नागालैंड, हिमाचल उत्तर प्रदेश पंजाब या मिजोरम पंजाब? ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था, लेकिन सबने आंसर इसका दिया था। अधिकतर जो परसेंटेज थे वो थे पंजाब और नागालैंड के, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश है और न्यूनतम उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34। निम्नांकित में से कौन से युग्म सुमेलित थे? तो आंसर देखिए, सुमेलित है इडुक्की तमिलनाडु, साबिरगिरी केरल, घाट प्रभा कर्नाटक, रामगंगा उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो इडुक्की है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से, यानी कि तमिलनाडु इसका गलत हो गया। साबिरीगिरी केरल से है, घाट प्रभा कर्नाटक से है और रामगंगा उत्तराखंड से, यानी कि ए ऑप्शन गलत है, बाकी बी सी डी सही है। तो अब कूट देखिए क्या आंसर दे रखे हैं, बी सी तथा डी, पहला वाला ही सही हो गया, यानी कि पहला वाला ही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से देशहरों के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है, यानी देशहरों के नाम से किसे जाना जाता है? कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच के क्षेत्र को, अचलगढ़ व गोगुंदा के बीच के क्षेत्र को, रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को या फिर प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ के बीच के पहाड़ी क्षेत्र को? तो देशहरों जाना जाता है रागा व जरगा जो पर्वत चोटियाँ है इसके मध्यवर्ती क्षेत्र को देशहरों कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36।
अच्छा क्वेश्चन है, उदयपुर शहर को जलापूर्ति करने हेतु अरावली की पहाड़ियों में बनाई गई एक जल सुरंग मानसी वाकल योजना में बनाई गई है। तो दूसरी जल सुरंग कहाँ बनाई गई है, किस परियोजना पर बनाई गई है, ये पूछना चाहता है। जय समंत परियोजना, देवास परियोजना, सोम कागदा परियोजना या फिर सई परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा देवास परियोजना पर दूसरी जल सुरंग बनाई गई है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड या फिर सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो आंसर होगा सही यहाँ पर शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो हिस्सा है वो अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में ही है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 37 का बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जेस्पर, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम। जेस्पर ये तांबा नहीं है, यहाँ पर होगा तांबड़ा। सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट, जेस्पर, तांबड़ा, संगमर, पन्ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, जेस्पर, तांबड़ा। ये तांबा नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तांबड़ा होगा। जेस्पर, तांबड़ा, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट में राजस्थान देश का एकाधिपत्य रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किसे शामिल करेंगे। ऊर्जा, सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा को, बायोगैस व बायोमास को, ज्वारी तरंग ऊर्जा को या फिर भूतापी ऊर्जा को। तो ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों ही सही है। तो चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, तो चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का उपर्युक्त सभी, यानी कि डी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है, प्रधानमंत्री देता है, उपराष्ट्रपति देता है या फिर राष्ट्रपति देता है। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति राष्ट्रपति देता है। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति केवल 2 बार चुना जा सकता है, दोबारा चुनाव ही नहीं लड़ सकता। कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, केवल 3 बार चुना जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सदस्य को या फिर सबसे पहले दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को। तो प्रधानमंत्री चुना जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत दल का नेता माना जाता है या बनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 43, मंत्रिमंडल में होते हैं मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट एवं राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट एवं राज्य मंत्री। तो आंसर क्या होगा, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहेंगे कैबिनेट मंत्री। तो राइट की आंसर क्या हो जाएगा, केवल कैबिनेट मंत्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए क्वेश्चन 44 44 क्या होगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। राज्य मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है, क्या रहेगा। एक मंत्री के इस्तीफा देने पर सभी को इस्तीफा देना पड़ता है, एक मंत्री को पद से हटाने पर सभी अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अगर अविश्वास मत पारित हो जाता है तो संपूर्ण जो मंत्री परिषद है वो भंग हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो गया, सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी। 15 डिग्री, 360 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 1 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 घंटे में यानी 60 मिनट में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमती है। कितना घूमेगी, 15 डिग्री। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि वो 1 डिग्री में कितना मिनट घूमेगी। तो आंसर क्या होगा, 4 मिनट। ओके, यानी 360 डिग्री
24 घंटे में घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री 4 मिनट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 15 डिग्री। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 5, 6। तो पृथ्वी की गतियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है दैनिक, एक होती है वार्षिक। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। किस कटिबंध पर जलवायु सुहावनी होती है या रहती है? उष्ण कटिबंध पर, शीतोष्ण कटिबंध पर, शीत कटिबंध पर या फिर उपर्युक्त सभी? किस कटिबंध पर जलवायु जो है सुहावनी रहती है? आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध पर। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है तकलामाकन क्या है? दोस्तों वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी जानते हैं जितना जिसे सपोर्ट किया जाता है उतना उसका उत्साह बढ़ेगा और वो अच्छे से काम करेगा। तो आप सभी समझदार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 है तकलामाकन क्या है? मसाई जनजाति के आवास स्थल है, चीन में स्थित शीत मरुस्थल है, पर्वतीय ढालों पर बनने वाले घर है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो जो तकलामाकन है वो है बी, चीन में स्थित शीत मरुस्थल को तकलामाकन कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। ये भी शानदार प्रश्न है, जिसने अच्छी गहराई से पढ़ाई कर रखी होगी वो तो बता ही देगा क्योंकि उसने पढ़ ही इतना रखा है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर देखिए क्या होगा। मूल्यांकन के प्रथम दशक उद्भव काल में बुद्धि मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा, स्केटस के द्वारा, राइस और बीने के द्वारा या फिर थॉर्नडाइक के शिष्यों द्वारा? उद्भव काल में प्रथम दशक में मूल्यांकन के बुद्धि मापने का प्रयास किया गया था राइस और बीने के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति है। सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? भाषण पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या उक्त कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट पद्धति। 50 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है चार्ट बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? चार्ट भड़कीले होने चाहिए, एक चार्ट अनेक उद्देश्य लिए हुए होना चाहिए, एक चार्ट एक ही उद्देश्य लिए हुए होना चाहिए या उपर्युक्त सभी? तो चार्ट बनाते समय ये ध्यान रखिए कि आप जो चार्ट बना रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 52। अनुभाविक साक्ष्य होते हैं अनुभव पर आधारित, अवलोकनों पर आधारित, पूर्व अनुभव एवं अवलोकनों पर आधारित या उक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अनुभाविक साक्ष्य होते हैं या के नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 52 का पूर्व अनुभव एवं अवलोकनों पर आधारित, यानी करेक्ट आंसर है सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? जॉन डीवी ने किसे विचारात्मक चिंतन कहा है? काल्पनिक चिंतन को, प्रत्यात्मक चिंतन को, तार्किक चिंतन को या प्रत्यक्षात्मक चिंतन को? तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, जॉन डीवी ने तार्किक चिंतन को ही विचारात्मक चिंतन कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया है? या कितने ने ही होगा, यहाँ पे होगा किसने दिया है? स्किनर ने, ह्यूम ने, बवेचा ने या फिर थर्स्टन ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण में पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल देने वाले थे स्किनर, यानी कि आंसर क्या हो गया ए। लेकिन पुनर्बलन अगर सिद्धांत आ जाता है कि पुनर्बलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर होगा वहाँ पर हल, CL हल कह सकते हैं, CH हल भी कहा जाता है। तो अगर आता है पुनर्बलन सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आंसर होगा हल। और पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल दिया है तो वो दिया है स्किनर ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्किनर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक हैं फ्रॉबेल, रूसो, किलपैट्रिक या जॉन डीवी? तो आंसर होगा एजुकेशन ऑफ मैन के फ्रॉबेल है लेखक। तो 55 का आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि है संचयी अभिलेख, प्रश्नावली, बुद्धि परीक्षण या आत्मकथा? तो आंसर हो जाएगा मूल्यांकन की प्रमापिक जो कृत विधि है वो है बुद्धि परीक्षण। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 57। कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश का
कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। फिर से देखिए प्रश्न, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। 40%, 60%, 50% या फिर 20%। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 40%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, ये उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित प्रश्न है। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या फिर ग्राम पंचायत को। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण मंच को, यानी ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है कलेक्ट्रेट में, तहसील में, सहकारिता विभाग में या गृह विभाग में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सहकारिता विभाग में सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। 1937, 1938, 1935 या 1940। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थे टोटल 60 प्रश्न मॉडल पेपर 4 SST। इन्हें सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं, और हाँ पेपर का लेवल भी ज़रूर बताएं कि कैसा लेवल था। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।